नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम टेस्ट सीरीज में अगला मॉक टेस्ट लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। इस मॉक टेस्ट में आप देखेंगे जो अभी तक हम पिछली वीडियोज बना चुके हैं उनसे ये हटके मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें हर आंसर के साथ जो क्वेश्चन आएगा उसका सही आंसर अपन टिक करेंगे और आंसर के साथ उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना है अंत तक, और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस टेस्ट की लिंक आप कहाँ से प्राप्त करें। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना टेस्ट। देखिए, हमने टेस्ट लिंक पर क्लिक करके खोल लिया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। वीडियो के पहले आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हर एक प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ लिखा है, प्रश्न 1 है कि बाल विकास की किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो हम यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे किशोर अवस्था और शैशवावस्था। तो खिलौनों की आयु पूछा है तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। यहाँ लिखा है, एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि बच्चे 2 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है वो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बच्चों में खिलौनों के साथ खेलने की तीव्र रुचि के कारण खिलौनों की आयु माना जाता है इस अवस्था को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। ये लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि क्या है। संवेदी गामक अवस्था वो होती है, हमने जीन पियाजे पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। संवेदी गामक अवस्था बच्चे की 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें जो ऑप्शन होगा जन्म से 2 वर्ष, इसको हम कर देंगे। यहाँ लिखा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है या 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिख जाए और आंसर भी हमें दिख जाए, ऑप्शन भी दिख जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है सामाजिक अंतरक्रिया, आनुवांशिक परिपक्वता और केवल औपचारिक शिक्षा, और हमारा अगला ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, ये देखो, गुड जॉब, 3 इन अ रो, 3 क्वेश्चन हमारे लाइन से सही हो गए हैं, तो गुड जॉब लिख के आ गया। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। ये भी हमें लेव वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ना है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हमें देखना है। इसके ऑप्शन हैं, केवल परीक्षा में अंक लाना, हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया है कि केवल वाले आंसर नहीं होते हैं शिक्षा शास्त्र और बाल विकास में, क्योंकि ये केवल वाले जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो केवल एक काम पे फोकस नहीं करती है, बालक के सर्वांगीण विकास पर काम करती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास। देखिए सही उत्तर है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला है कोहल वर्ग का। कोहल वर्ग जो हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, कौन सा विकास, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ लिखा है प्रश्न कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है ना। तो ऑप्शन है हमारे सामने
कि उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर और पूर्व पारंपरिक स्तर, और अगला उत्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार इन्होंने कहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हम देख लेंगे कि हमारा हो जाएगा बी वाला, पारंपरिक स्तर। इसमें पारंपरिक स्तर जो है में बालक समाज की स्वीकृति पाने के लिए अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जैसा व्यवहार करता है। मतलब कोई लड़का है वो अच्छा बनने के लिए कि समाज में उसका अच्छा नाम होगा, तो पारंपरिक स्तर पर रखा गया है इसको। अगला प्रश्न देखेंगे आप, ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत हम हर शिक्षा शास्त्री जो इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन आने के चांस हैं जिन शिक्षा शास्त्री के, उन पर एक एक वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करेंगे आपके पेपर के पहले तक। तो हम जीन पियाजी पर बना चुके हैं, अब हम लियो वाइगोत्स्की पर बनाएंगे, कोहल वर्ग पर बनाएंगे, और भी जो शिक्षा शास्त्री हैं उन पर हम बनाएंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं फटाफट से। हमारा अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हार्वर्ड गार्डनर हैं इसके उत्तर। हार्वर्ड गार्डनर, BF स्किनर, अल्फ्रेड बिने। ये देखो, ये चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, है ना। 1983 में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार बुद्धि एक एकल तत्व ना होकर विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समूह है। इन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत पूछ लिया है, तो इसका जो सही उत्तर देखेंगे हम ऑप्शन में, केवल प्रतिभाशाली बालकों पर ध्यान देना। केवल वाला तो उत्तर लगाना ही नहीं है, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देना, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, है ना। और हमारा, क्योंकि समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्ष में बिठाल कर और उनको समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि दिव्यांग और सामान्य सभी बालकों को एक ही विद्यालय में साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, CCE से संबंधित प्रश्न आता ही रहता है पेपर में, चाहे वो CTET हो, MP टेट हो, UP टेट हो, कोई भी टेट हमें देना है तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सतत मतलब होता है कंटिन्यू, है ना। इसका फुल फॉर्म ही है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा बी वाला इसका हो जाएगा। इसमें लिखा है CCE का मुख्य उद्देश्य केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि बालक के शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना है। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है आपको यहाँ देखना है। ठीक है, तो CCE जो है उसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है प्रॉपरली। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो थॉर्नडाइक है। इसके उत्तर में थॉर्नडाइक ऑप्शन होगा, हम देख लेते हैं प्रतिपादक, ये EL थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने प्रयास बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये बिल्ली पे कैसे प्रयोग किए, ये सारे हम वीडियो बनाएंगे, तो आप सभी अच्छे से उस वीडियोज़ को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने शिक्षक साथियों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। डिसलेक्सिया का क्वेश्चन आ गया है। डिसलेक्सिया विकार होते हैं जो बच्चों में होते हैं, जैसे कुछ बच्चे उल्टा लिखते हैं, 21 को 12 लिख देते हैं गणित में, तो वो ठीक है, गणित की अलग होती है। यहाँ पे डिसलेक्सिया जो है वो होता है हमारा पढ़ने संबंधी विकार होता है। पढ़ने में गलतियाँ करते हैं बच्चे, B को D पढ़ देना, है ना,
तो पठन विकार पे हम टिक कर देंगे। हमारा उत्तर यहाँ लिखा है डिस्लेक्सिया एक पठन असमर्थता है जिसमें बालक को शब्दों और अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको आरटीई एक्ट 2009 कहा जाता है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है? तो ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। तो हम 6 से 14 वर्ष पर टिक करेंगे। तो यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन आया है कि आरटीई एक्ट 2009 सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। अच्छा, इसका नाम आरटीई एक्ट 2009 है, लेकिन कभी पेपर में आ जाता है कि ये लागू कब हुआ था। तो ये लागू 2010 में हुआ था, है ना, नहीं तो आप 2009 कर दो, 2009 भी ऑप्शन में रहेगा। लागू 2009 में हुआ, 10 में हुआ था, और इसका प्रस्ताव जो था वो 2009 में पारित हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं, के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अच्छा, शिक्षक की भूमिका यहाँ फैसिलिटेटर की बताई गई है, सुविधादाता। शिक्षक एक सुविधादाता है ना। तो यहाँ लिखा है NCF 2005 में शिक्षक को ज्ञान का दाता ना मानकर सीखने में मदद करने वाला यानी सुविधादाता माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सहानुभूति, सहयोग और परोपकार किस प्रकार के विकास का अंग है? सहानुभूति, सहयोग और परोपकार किस प्रकार के विकास का अंग है? ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास, तो केवल वाला उत्तर हमें लगाना ही नहीं है। अगला ऑप्शन है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, तो यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बाकी में भी केवल लगा है। ठीक है, सहानुभूति और सहयोग जैसे गुण बालक के सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है ना, सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? तो हम यहाँ देखेंगे, ऑप्शन है हमारे सामने स्मरण शक्ति पर ही पूर्ण निर्भरता, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग और जड़ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अपसारी चिंतन होना चाहिए। इस पे हम टिक करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है सृजनात्मकता के लिए लीक से हटकर सोचना या एक समस्या के अनेक नवीन समाधान ढूंढना, अपसारी चिंतन आवश्यक है। अपसारी डाइवर्जेंट मतलब होता है एक दिशा में ना जाकर के अनेक दिशाओं से सोचना, है ना। चलिए अगला हम देखें, विकास का सिरोन्मुख सिद्धांत केफालोकोडल प्रिंसिपल क्या स्पष्ट करता है? सॉरी, इसको केफा पढ़ दिए, सेफा पढ़ना है। चलिए, तो इसमें लिखा है विकास सामान्य से विशिष्ट नहीं होता, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है और विकास पैर से सिर की ओर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम देखेंगे कि विकास जो है सिरोन्मुख, यहाँ पे दिखा है सिरोन्मुख। सिरोन्मुख मतलब होता है सिर से शुरू होकर के, है ना। तो विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। हमें यहाँ सिरोन्मुख शब्द पे ध्यान देना है। सिरोन्मुख मतलब सिर से शुरू होकर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिरोन्मुख सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सबसे पहले सिर के क्षेत्र से शुरू होकर नीचे पैरों की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मास्लो। अगला प्रश्न मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे प्राथमिक या निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि, सम्मान की आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। तो जो सही उत्तर है, सबसे कौन सा स्तर पूछा है? निम्न स्तर पूछा है। तो निम्न स्तर शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। मास्लो के अनुसार जो बेसिक नीड्स हैं, भोजन, पानी, नींद जैसी शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की सबसे पहली और मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, मानसिक आयु
की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? मानसिक आयु मतलब मेंटल एज। तो ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, विलियम स्टर्न, लुईस टर्मन, अल्फ्रेड बिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अल्फ्रेड बिनी। इन्होंने 1908 में, इसको पहले टिक करते हैं फिर देखते हैं हम, कि इन्होंने 1908 में अल्फ्रेड बिनी ने थियोडोर साइमन के साथ मिलकर पहली बार मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी? तो IQ का हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना है। यहाँ मानसिक आयु 10 वर्ष है और जो वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है। इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए माय डियर टीचर्स। IQ का सूत्र होता है IQ बराबर से, आपको याद रखना है, मानसिक आयु मतलब हम लिखेंगे मेंटल एज, है ना, और वास्तविक आयु मतलब रियल एज, और उसमें इनटू करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी मानसिक आयु तो 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, और गुणा हम करेंगे 100 का। ठीक है, तो इसको काट देंगे हम 2 से, 2 चौकी 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर हम इसको काट देंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125 इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। तो 125 इसमें जो ऑप्शन है इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है सही आंसर है, देखो वही सूत्र यहाँ बताया गया है। तो हमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है IQ, बुद्धि लब्धि का सूत्र। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं IQ को, बुद्धि लब्धि। आगे हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है हमें देखना है। ऑप्शन है, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य सीखने में सहायक होता है। और इसके बाद सी ऑप्शन है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य में बाधा डालता है। बालक पुराना सीखा हुआ सब भूल जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा बी ऑप्शन, कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य सीखने में सहायक होता है। बी पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या है, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए आगे हम देखेंगे, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि और रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे हमारे सामने जो सही उत्तर है वो रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण है। हरमन रूरसा का स्याही धब्बा परीक्षण अचेतन मन की अभिव्यक्तियों को मापने की एक प्रमुख प्रक्षेप्य विधि है। ठीक है, तो ये प्रक्षेप्य तकनीक कौन सी है ये पूछा था व्यक्तित्व मापन की, तो हमारा रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट 21 नंबर पे, कि वंचित समूह डिसएडवेंटेज्ड ग्रुप के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, एकीकृत शिक्षा का अभाव, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और अनन्य शिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारे सामने समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बालकों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से वंचित हैं जो उनको मुख्य धारा में एक साथ शिक्षा देने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की क्षमता बालक में किस अवस्था में आती है? तो उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, या जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। तो उनने क्या पूछा है कि संरक्षण की क्षमता बालक में कब आती है? तो संरक्षण की क्षमता जो है वो
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी जो तीसरी अवस्था होती है संविकात्मक विकास की, 7 से 11 वर्ष में बालक यह समझने लगता है कि वस्तु का आकार बदलने पर भी उसका द्रव्यमान या संख्या समान रहती है। ठीक है, जैसे हम एक गिलास पानी को एक थाली में पलट दें तो उसका जो आयतन है वो द्रव्यमान है वो समान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य पूछ लिया है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य वार्षिक परीक्षा लेना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना या पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? शिक्षण कौशलों का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास शिक्षण की एक तकनीक है जिसका उपयोग भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों जैसे प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 24वें नंबर पे। इसके फोल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ढांचा या पाड़ बोलते हैं, कि अवधारणा किसने दी। तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? सभी ऑप्शन हम देख लेते हैं। B.F. स्किनर, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की द्वारा विस्तृत है फिर बाद में, और जॉन वॉटसन, इवान पावलो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जेरोम ब्रूनर। इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग ब्रूनर ने किया था और लेव वाइगोत्स्की ने इसे अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको ZPD कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रमुखता से जोड़ा है। ZPD इसमें टॉपिक है, जब हम वाइगोत्स्की को पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे उन पर एक, तो उसमें ZPD को भी हम डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट, स्मृति का सही क्रम क्या है? अब स्मृति का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कूट लेखन, संचयन, पुनः प्राप्ति। दूसरा ऑप्शन है पुनः प्राप्ति, संचयन और कूट लेखन। तीसरा है संचयन, कूट लेखन और पुनः प्राप्ति। चौथा ऑप्शन है कूट लेखन, पुनः प्राप्ति और संचयन। तो इसका सबसे पहले हम कूट लेखन करते हैं, फिर उसको संचयन करते हैं, फिर पुनः प्राप्ति करते हैं। तो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना प्रक्रिया मॉडल के अनुसार स्मृति के 3 मुख्य चरण होते हैं, कूट लेखन, संचयन और पुनः प्राप्ति। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? प्रगतिशील शिक्षा के जनक पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेंगे, जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है, जिन्होंने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आनुवांशिकता, हेरिडिटी की सबसे छोटी सामाजिक या जैविक इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है इसमें कोशिका, रक्त, गुणसूत्र और जीन। तो आनुवांशिकता, हेरिडिटी जीन पर डिपेंड करती है। तो जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक एवं कार्यात्मक इकाई है, जो माता पिता से गुणों को संतान में स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है 28वें नंबर पे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन है अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाना, अनुक्रिया को पूरी तरह रोक देना, और अगला ऑप्शन है बालक में डर पैदा करना। ये तो आंसर होगा ही नहीं। अधिगम की गति को शून्य करना। ये दोनों आंसर हटा देंगे, तीनों आंसर हटा देंगे, क्योंकि तीनों नीचे के आंसर नेगेटिव हैं। अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पुनर्वलन वह उद्दीपक है, जो पुनर्वलन है वो एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है, जो किसी वांछित व्यवहार अनुक्रिया के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन
कौन सी है? तो समाजीकरण की जो प्राइमरी एजेंसी पूछी है, प्राथमिक संस्था पूछी है, तो यहाँ ऑप्शन है विद्यालय, धार्मिक स्थल, परिवार और मीडिया। तो सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? उसका घर से शुरू होता है। घर मतलब परिवार। तो हम परिवार पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ये। परिवार बच्चे के समाजीकरण की सबसे पहली और प्राथमिक संस्था है, जहाँ शुरुआती मूल्य सीखता है बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में प्रवेश लेने से पहले नहीं, पहले से क्यों करेंगे उपचारात्मक शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण मतलब होता है बच्चे को हम चेक कर लेते हैं कि उसको जो हमने पढ़ा सिखाया है पूरी क्लास को, उसमें से किन किन बच्चों ने सीख लिया, कौन कौन से देरी से सीख रहे हैं, है ना। तो हम कैसे पता करते हैं? उसके लिए हम एक निदानात्मक टेस्ट लेते हैं, निदानात्मक परीक्षण, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट को लेने के बाद हमें पता चलता है कि कौन बच्चा पीछे रह गया है। तो जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मतलब लाइन में लाने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण के बाद। पहले निदान करके छात्र की कमियों और कठिनाइयों की पहचान की जाती है, फिर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो ये 30 प्रश्न थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से माय डियर टीचर्स। हम अब अगला प्रश्न जो आएगा वो हमारे हिंदी विषय से आएगा, और हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हिंदी विषय शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछ लिया है। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन है, थोड़ा सा ये ऑप्शन है, हम पंकज, पावक, धरा और भानु। तो पंकज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेता है, मतलब कमल है जो है कीचड़ में खिलता है ना, तो ये पंकज कमल का प्रसिद्ध पर्यायवाची है। अगला हम देखेंगे, अमृत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, विलोम शब्द नहीं है। विलोम मतलब होता है उल्टा। सुधा भी पर्यायवाची है, अमर भी पर्यायवाची है। अमृत का जो विलोम शब्द है वो विष है। अमृत जीवन देने वाला का विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो है विष, जहर होता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे कि क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। इसमें ऑप्शन में सर्वज्ञ है, हमने इस पर टिक कर दिया और हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको बैक को एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। सर्वज्ञ का क्या है? सर्व मतलब सब कुछ और ज्ञ मतलब जानने वाला। ठीक है, ऐसे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय, इसमें ओ की मात्रा है। ठीक है, ओ की मात्रा है। एक मात्रा जब होती है, चाहे वो ओ की मात्रा हो या ए एडी की मात्रा हो, तो उसमें गुण स्वर संधि होती है। और गुण स्वर संधि का लक्षण है आ और ऊ मिलकर के ओ बना देते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, सूर्य धन उदय इसका आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे, यहाँ लिखा है सूर्य धन उदय बराबर से सूर्योदय, गुण स्वर संधि है, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, इसका समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। तो इसमें यथा जो शब्द है वो एक अव्यय है। अव्यय है तो अव्यय जब शुरू में अव्यय होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अव्ययी भाव समास है। इसका वर्णन देख लेते हैं, शक्ति के अनुसार में पहला पद यथा जो है वो एक अव्यय है, अतः यह अव्ययी भाव समास है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें हमें देखना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। उज्ज्वल नहीं, ये गलत है। उज्ज्वल ये देखेंगे। फिर अगला है उज्ज्वल, है ना, फिर उज्ज्वल। तो इसमें जो बी नंबर का है वो सही उत्तर है उत्धन ज्वल।
मिलकर उज्ज्वल बनता है, जिसमें दोनों ज आधे होते हैं। याद रखना, दोनों ज कैसे होते हैं? आधे होते हैं, नहीं तो उज्ज्वल चौथा कर दो, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंखों का तारा होना। तो इसका आंसर जो है वो होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंखों का तारा का प्रचलित अर्थ अत्यधिक प्रिय या प्यारा होना है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? आप सभी टीचर्स को पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की आधिकारिक लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन का उदाहरण है? जातिवाचक, तो हिमालय जो है वो एक पर्वत का नाम है, ठीक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगला गंगा नदी का नाम है। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नदी, नदी है, नदी कई नदियां हैं, तो नदी जो है वो जातिवाचक है। यहाँ हम नदी शब्द से संपूर्ण नदी जाति का बोध होता है, अतः यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा समास कारक पूछा है? कारक, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है ना, से अलग होने के अर्थ में उपयोग होता है, तो 5वें नंबर का कारक होता है कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण संबंध मित्याहु कारकाणी सट। तो अपादान कारक हो जाएगा इसमें, 5वें नंबर पे है अपादान। ठीक है, जो मैंने श्लोक गाया है वो मैंने कक्षा 8वीं में सीखा था, आप लोग भी सीख सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च, 4 हो गए इसमें, कर्ता कर्म करण और संप्रदान। अपादानाधिकरण संबंध मित्याहु कारकाणी सट। ठीक है, अपादान और फिर संबंध और फिर अधिकरण। ठीक है, 7-8 कारक होते हैं, संबंध कारक होता है, अधिकरण होता है और लास्ट में संबोधन होता है। हिंदी में 8 होते हैं। तो इसका उत्तर है जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक विभक्ति से होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी में स्वरों की संख्या पूछ ली है। तो हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? यहाँ लिखा है मानक हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वरों की संख्या 11 है। आ से औ तक 11 हैं। इसमें री ऋषि को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आ से औ तक 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अगला हम देखेंगे, वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? जो वर्ण वर्ग होता है, वर्ग पढ़े हैं आपने, है ना, वर्ग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है, वर्ग जैसे का वर्ग है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। का वर्ग कहलाता है का, खा, गा, घा और इणा, ये का वर्ग कहलाता है। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो इनने कौन कौन से अक्षर पूछे हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम। इन वर्णों को क्या कहते हैं? तो हमें इनको अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा है, जो दूसरा और चौथा बच गया ना, ये दूसरा और चौथा, इनको महाप्राण कहते हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि प्रथम, तृतीय और पंचम तो हमने बताया कि अल्पप्राण कहलाता है, लेकिन जो चौथा और दूसरा है वर्ण उसको महाप्राण कहते हैं। तो हम पहले अल्पप्राण पर टिक करते हैं, इसमें ऑप्शन महाप्राण भी है। यहाँ देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होते हैं, वे अल्पप्राण कहलाते हैं। और यहाँ महाप्राण लिखा है, तो ये हमने बताया वो दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं, उनमें थोड़ी सी ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है इनकी तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो अनुजा होगा। अनुज छोटा भाई, शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप अनुजा छोटी बहन बनता है। अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसमें देखो सही पूछ लिया, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कविहीन, कवियत्री।
कौन सा सही होगा उत्तर, अब आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है कवयित्री, चौथा डी वाला, है ना, कवयित्री। दूसरे में भी वही लिखा है, कोई अंतर थोड़ी है ना। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप शुद्ध वर्तनी में कवयित्री होता है। तो आप सभी को समझना है, कवयित्री लिखते हैं उसको कवियित्री, ठीक है। अगला है अधोगति। अधोगति जो शब्द है विसर्ग संधि का है कि दीर्घ संधि का है कि व्यंजन संधि का है कि स्वर संधि का है। तो इसका तो सबसे पहले संधि विच्छेद करके हम देखेंगे। इसका संधि विच्छेद होगा अधः प्लस गति, ऐसा होगा अधः गति। तो यहाँ विसर्ग आया है तो हम इसको विसर्ग करेंगे, देखते हैं सही है कि गलत। सही निकला है अधः धन गति, अधोगति। यह यहाँ विसर्ग का परिवर्तन ओ में हुआ है, अतः विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को अपनी बात सहजता से व्यक्त करने का अवसर देना, बिल्कुल। केवल सुंदर अक्षर लिखना सिखाना, केवल वाला तो करना ही नहीं है। नियमों, कठिन नियमों को, ये नकारात्मक है, हम सही उत्तर पहला ही कर देंगे। प्राथमिक स्तर पर बालक की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ हम क्वेश्चन देख लिया है, तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन सहजता और स्वाभाविक परिवेश का अंतर है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल अधिगम केवल घर पर होता है, अर्जन केवल पुस्तकों से होता है। तो ये केवल वाला नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा होगा सहजता और स्वाभाविक परिवेश का अंतर है, ठीक है। भाषा अर्जन अनौपचारिक परिवेश में स्वतः सहज हो जाता है। अर्जन मतलब वो बच्चा सीख लेता है सुन सुन के अनौपचारिक रूप से, जबकि भाषा अधिगम मतलब सीखता है औपचारिक माहौल में नियमों के साथ होता है। जैसे स्कूल में आता है तो उसको भाषा प्रॉपर व्याकरण के साथ सिखाई जाती है, ठीक है। तो अधिगम मतलब नियम पूर्वक सीखना और अर्जन मतलब सुन के अर्जित कर लेना, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन का क्या लाभ है। प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन का लाभ क्या है। तो लिखने की गति बढ़ाना, भाई वाचन में लिखने की गति कहाँ से बढ़ेगी। कक्षा में शांति बनी रहना, नहीं। बच्चों के उच्चारण में सुधार होना और झिझक दूर करना। बच्चों से हम जब सस्वर वाचन खुद करेंगे और फिर बच्चों से कराएंगे तो बच्चों के उच्चारण में सुधार होगा और झिझक दूर होगी, ठीक है। जोर जोर से पढ़ने से बच्चों का उच्चारण स्पष्ट होता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगला हम देखेंगे भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, एरर्स कैसे होती हैं। अब भाषा सीखने में गलतियां तो करेगा बच्चा, तो कैसी होती हैं वो, सीखने की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा होती हैं। ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, नहीं। शिक्षक की असफलता है, नहीं। एक गंभीर बीमारी का संकेत है, नहीं। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा होती हैं एरर्स, त्रुटियाँ। त्रुटियाँ यह दर्शाती हैं कि बच्चा सीख रहा है और यह अधिगम का एक स्वाभाविक चरण है, ठीक है, स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा संज्ञा होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो संख्यावाची विशेषण चौराहा है इसमें। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। में प्रथम पद चौ मतलब चार संख्यावाचक है, अतः द्विगु समास है। जैसे चौराहा, नवरात्रि, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पूछा है। तो जो जलद है वो बादल है। अब अनिल भी जो है, अनिल मतलब हवा होता है, यहाँ गलत छप गया, अनल होना था। क्या होना था, अनल। अनल मतलब आग होता, अनिल मतलब हवा होता। तो वैसे हम जलद पे करेंगे,
जलद पे हम टिक करेंगे, जलद मतलब बादल। तो जलद का अर्थ बादल होता है, यह आग का पर्यायवाची नहीं है। यह नहीं है पूछा था, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है, नहीं तो हम जल्दी से पावक कर दें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? उत्थान मतलब होता है उठना, आगे बढ़ना, तो उत्थान का पतन हो जाएगा, ठीक है। उत्थान मतलब ऊपर उठना, प्रगति करना, का विलोम पतन मतलब नीचे गिरना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी हमने बताया था ओ की मात्रा है इसमें, तो गुण स्वर संधि है, महाधन उत्सव हो जाएगा महोत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव बराबर से महोत्सव, गुण स्वर संधि आ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगला जो प्रश्न है वो हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दाल भात में कौन सा समास है? दाल भात जो है शब्द, इसमें समास पूछ लिया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दाल और भात दोनों प्रधान पद हैं, ठीक है। दोनों पद कैसे हैं? प्रधान हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह मतलब डैश, अतः द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन मूल रूप से माने जाते हैं? तो हिंदी भाषा में मूल रूप से 33 व्यंजन माने गए हैं, का कबूतर से लेकर के और हा हल तक, जिसमें मुख्य रूप से स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों को मिलाकर मूल व्यंजनों की संख्या क्या है? 33 है। स्वर हैं 11 और व्यंजन हैं 33 हिंदी में। अगला हम देखेंगे। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होता है सत चित आनंद, तो यहाँ हम देखेंगे सत चित आनंद, ठीक है। सच्चिदानंद व्यंजन संधि का नियम है कि जब एक व्यंजन स्वर से मिलता है तो वो जब अगला मतलब त थ द तीसरा वर्ण बना देता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखें। जो सब में व्याप्त हो उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, सब जगह फैलने वाला, व्याप्त होने वाला। अगला देखेंगे। श्री गणेश करना मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, कहते ना श्री गणेश कर दिया, तो कार्य को शुरू करना या शुभारंभ करना, किसी नए कार्य का आरंभ या प्रारंभ करने को श्री गणेश करना कहा जाता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? भाषा का आकलन करना है तो क्या है सबसे उपयुक्त तरीका? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों ने जो किया है उसको अपन रखते जाएं, लेखा जोखा व्यवस्थित, और फिर देखें उसका कि क्या बच्चों में सुधार हुआ है। पहला टेस्ट लिया तो क्या आया था, फिर हमने दूसरा टेस्ट लिया या दूसरी एक्टिविटी कराई, तो पोर्टफोलियो मतलब होता है एक व्यवस्थित लेखा जोखा होता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का क्या अर्थ है? घर की वस्तु या व्यक्ति को कम महत्व देना, मुर्गी को दाल खिलाना, दाल मुर्गी एक समान होना, बहुत खर्चिल मत, कम महत्व। तो आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने गुणी व्यक्ति का आदर न करना ही इस कहावत का अर्थ है। सो माय डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। शिक्षा एवं बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास और हिंदी। अब हम अगले वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि बाकी के जो 3 विषय बचे हैं, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, उनको कंप्लीट कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है इंग्लिश का, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। इस टेस्ट की लिंक यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको लिंक देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।